तो उत्तराखंड स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। सीधे रुक करते हैं खबरों की ओर। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे हल्द्वानी की। डीआरडीओ द्वारा हल्द्वानी के मेडिकल कॉलेज परिसर में बनाए गए 500 बेड की कोविड अस्पताल का सीएम ने वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया है। इस दौरान सांसद अजय भट्ट, कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत, नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश भी मौजूद रही। अस्पताल में 375 बेड ऑक्सीजन, 125 आईसीयू और वेंटिलेटर बेड की सुविधा है। ये अस्पताल आधुनिक तकनीकी से लैस है। इसका नाम जनरल विपिन चंद्र जोशी के नाम पर रखा गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि कुमाऊं के सीमांत जिले के मरीजों को जिस तरीके से अपना इलाज कराने के लिए हल्द्वानी आकर अस्पतालों में भटकना पड़ता था, इस कोविड अस्पताल के बनने के बाद उनको काफी राहत मिलने वाली है, क्योंकि पहाड़ों में स्वास्थ्य सेवाएं लचर है, जिसको देखते हुए डीआरडीओ और राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है कि हल्द्वानी में 500 बेड का फैब्रिकेटेड कोविड अस्पताल तैयार किया जाए। आप यहाँ पर रहने वाला है और पूरी सुविधाएं यहाँ पर गवर्नमेंट दे रही है, क्योंकि भारत सरकार ने एक इतिहास रचा है जिसमें हमारी सरकार जो उत्तराखंड सरकार है, अन्य व्यवस्थाएं हैं, लाइट है, पानी है और रोड सड़क इसकी व्यवस्था कर रही है और बाकी चीज़ों की व्यवस्थाएं भारत सरकार ने की है। प्रधानमंत्री जी और हमारे जो रक्षा मंत्री जी हैं वो उनको हम आभार प्रकट करते हैं कि इतना बड़ा प्लांट उन्होंने हमको दिया है, ऐसी शुरुआत की है। अब यहाँ पर कितनी बड़ी वेव क्यों नहीं आ रही हो, उसके लिए हमारे पास सबसे पुख्ता बंदोबस्त हो चुका है। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी उपलब्धि उत्तराखंड के लिए है। मैं माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का धन्यवाद करना चाहता हूं और साथ ही अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने कोविड को देखते हुए प्रदेश के अंदर जो व्यवस्थाएं की हैं, कोई हल्द्वानी में ही नहीं, हर एक स्थान पर हमने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की हैं। खबर भगवानपुर से, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत आउटसोर्स वर्कर्स भी संविदा कर्मियों का समर्थन करते हुए अपनी मांगों को लेकर 2 दिन की हड़ताल पर चले गए हैं। आउटसोर्स वर्करों के अनुसार उनसे जो मानदेय मिलता है उसमें भरी कटौती होकर बहुत ही मानदेय मिल रहा है। वर्करों के अनुसार उनके मानदेय से 18% जीएसटी, 24% ईपीएफ और 4% अन्य कटौती मिलाकर कुल की जाती है, जिससे उनका शोषण हो रहा है और हर परिवार को पालन पोषण करने में भी बहुत मुश्किलें हो रही है। मजबूरन उनको आज हड़ताल पर इस वजह से ही जाना पड़ा। तो उत्तराखंड के भगवानपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत आउटसोर्स वर्कर्स और संविदा कर्मी हड़ताल पर चले गए हैं अपनी मांगों को लेकर। आज उनका ये हड़ताल आउटसोर्स वर्करों के अनुसार उनका कहना है जो उन्हें मानदेय दिया जाता है उसमें काफ़ी कटौती की जाती है। वर्करों के अनुसार उनके मानदेय में 18% जीएसटी, 24% ईपीएफ और 4% अन्य चीज़ों की कटौती होती है, जिसकी वजह से उनका शोषण हो रहा है और इतने कम मानदेय की वजह से घर परिवार में भरण पोषण को लेकर भी काफ़ी मुश्किलें आ रही है, जिसकी वजह से ही आज उन्होंने ये हड़ताल किया। संविदा कर्मियों का हड़ताल मानदेय की कमी को लेकर आज पूरे जिले में है। हमारी यही मांग है कि एक तो हमारी जो जीएसटी कट रही है वो नहीं कटनी चाहिए, क्योंकि जिस टाइम हमें भर्ती निकली थी वो एनएचएम की बोलकर निकाली गई थी और फिर हमें जेड में डाल दिया गया है और ये भी कहा गया था कि हमारी सैलरी 12,000 हो, लेकिन कट फिट के वो सिर्फ 7600 रुपये आ रही है और काम हमारे से पूरा लिया जा रहा है 8 घंटे का। सर ये हमें नहीं मालूम है। हमने कई बार जेड ऑफिस में फ़ोन किया है, वो लोग फ़ोन उठाते ही नहीं है। अगर उठाते हैं तो ये कहते हैं कि हम बिजी हैं, आप शाम को फ़ोन करना, शाम को आपको बताएंगे। तो खबर चमोली से, जहां कोरोना महामारी से जनता की सुरक्षा के
ध्यान में राज्य में एक हफ्ते के लिए पुनः लॉकडाउन को कुछ ढीलों के साथ लागू किया गया, जिसमें परचून की दुकानों के साथ ही अन्य आवश्यक चीजों की दुकानों को भी खोलने की अनुमति मिल गई है। दुकानें खुलने के बाद लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हुए नजर आए, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लोगों के चालान काटे और सोशल डिस्टेंस का पालन करने की भी अपील की। तो उत्तराखंड के चमोली में एक हफ्ते का कोरोना कर्फ्यू है, लेकिन बावजूद इसके जरूरत की जो चीज़ों की दुकान है उन्हें खोली गई है। दुकान खोलने के बाद लोग यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए नजर आए हैं। हालांकि ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने चालानी कार्रवाई की है और चालानी कार्रवाई के साथ साथ प्रशासन लोगों से सोशल डिस्टेंस और मास्क लगाने की भी अपील करता हुआ यहाँ नजर आया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिस की कार्रवाई के बाद ही लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नजर आए हैं। हालांकि इस बीच जो लोग मास्क नहीं पहने हुए थे या जिन्होंने जानबूझ के नियमों का उल्लंघन किया, उन लोगों के चालान भी काटे गए। बारे में हम जनता से यही अपील करते हैं कि जो सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइंस उनका अनुपालन करें। सोशल डिस्टेंस जो कि सभी के लिए काफ़ी ज़रूरी है, उसका पालन करना सबका कर्तव्य है। और ख़ास तौर से जो पुलिस प्रशासन है, लोगों को उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्योंकि सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि उनका साथ दें। और इस तो खबर गदरपुर से, जहां सीबीएसई प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष नायब सिंह धालीवाल ने मोदी सरकार के सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द किए जाने को लेकर खुशी जाहिर की, जिसको लेकर नायब सिंह धालीवाल ने कहा है कि मोदी सरकार का युवा पीढ़ी को बचाने के लिए एक बेहतरीन कार्य किया। जो शिक्षा के कार्यों से जुड़े हुए स्कूल संचालक, प्रिंसिपल, छात्र, अभिभावक और बच्चों को भी पता था कि जिस तरीके से महामारी का दौर चल रहा है उसमें बच्चों की जान का खतरा है। ये निर्णय एक रात में नहीं लिया गया। इस निर्णय पर कई बुद्धिजीवियों, शिक्षकों, अभिभावकों और उच्च अधिकारी में सहमति ली है, निर्णय लिया है, जिसका सभी को स्वागत करना चाहिए। 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द हो चुकी है और इसी पर सीबीएसई प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष नायब सिंह ने मोदी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने खुशी जाहिर की। उनका कहना था कि मोदी सरकार युवा पीढ़ी को बचाने के लिए एक बेहतरीन कार्य किया है। जो शिक्षा कार्यों से जुड़े स्कूल संचालक, प्रिंसिपल, छात्र, अभिभावक और बच्चों को भी पता था, क्योंकि कोरोना महामारी का दौर है। महामारी के समय में अगर बच्चे परीक्षा देते हैं तो ज़्यादा तादाद में बच्चे संक्रमित हो सकते हैं और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया। ये निर्णय एक रात में नहीं लिया गया, बल्कि इस निर्णय के पीछे बुद्धिजीवी, शिक्षकों, अभिभावकों, उच्च अधिकारियों से अनुमति ली गई और सभी को उनके इस फैसले का स्वागत करना चाहिए। एकदम फैसला आ गया है, ऐसा नहीं हुआ। इस फैसले के लिए बहुत सारी विचार, राय, इन चीज़ों को पहले एकत्रित किया गया और फिर बुद्धिजीवियों का ये फैसला था कि इन केस हम लोग प्रैक्टिकली एग्ज़ाम लेते हैं तो इस समय हमें ज़्यादा खतरा है, इसलिए उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ये फैसला
बहुत ही अच्छा मैं कहूँगा, क्योंकि इसके बिना और हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं था। तो अगली खबर हरिद्वार से, जहां बाबा रामदेव के बयान के बाद एलोपैथ डॉक्टरों और योग गुरु स्वामी रामदेव के बीच विवाद अब थमता हुआ नजर नहीं आ रहा, जिसको लेकर फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन यानी FORDA ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तहत हरिद्वार में काली पट्टी बांधकर अपनी OPD में प्रदर्शन किया और रामदेव के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की। आपको बता दें कि बाबा रामदेव के बयान के बाद देश के सभी डॉक्टर ने बाबा रामदेव का विरोध करना शुरू कर दिया है। इसी को लेकर आज देशव्यापी नाराजगी भी देखने को मिली है। तो हरिद्वार के अंदर अब बाबा रामदेव के बयान के बाद एलोपैथ डॉक्टरों और योग गुरु स्वामी रामदेव के बीच विवाद हर दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। शायद यही वजह है कि फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन यानी कि FORDA ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तहत हरिद्वार के अंदर काली पट्टी बांधकर OPD में प्रदर्शन किया और बाबा रामदेव के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कार्रवाई करने को लेकर मांग भी की। बाबा रामदेव के बयान के बाद देश के सभी डॉक्टर्स ने बाबा रामदेव का विरोध करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में आज देशव्यापी नाराजगी हरिद्वार जिले में देखने को मिली है। काली पट्टी बांधकर OPD के अंदर प्रदर्शन किया है डॉक्टर्स ने। तो बड़बोले बाबा रामदेव के बयानबाजी के बाद अब डॉक्टर्स उनका विरोध करते हुए नजर आ रही हैं। हरिद्वार के अंदर अब डॉक्टर्स ने OPD में काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जताया है, बाबा रामदेव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन FORDA ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया। हरिद्वार में डॉक्टर्स ने काली पट्टी बांधकर OPD में प्रदर्शन किया, रामदेव के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे उत्तराखंड स्टेट हेड मनीष कागरान जुड़ गए हैं। मनीष, एलोपैथ वाले बयानबाजी के बाद अब डॉक्टर्स सामने से आकर विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। एक विरोध प्रदर्शन हरिद्वार में देशव्यापी और काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया गया, बाबा रामदेव के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर मांग की गई। क्या ये प्रदर्शन खत्म हो गया है या अभी भी कार्रवाई की मांग की जा रही है? मनीष। हाँ सुरभि, बिल्कुल जिस तरीके से अगर हम बात करें कि एलोपैथ और बाबा रामदेव का विवाद बढ़ता ही जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है ये। और जिस तरह से IM ने भी ये 1000 करोड़ का दावा किया है और ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से बाबा रामदेव ने एलोपैथ को या जो डॉक्टर्स थे, जो कोरोना जो योद्धा थे, उनको अपशब्द कहे या इस तरह की जो बातें कही जो कि निकल करके आई है, तो उसके विरोध में जो डॉक्टर थे, जो रेजिडेंट्स जो डॉक्टर थे, तो उन्होंने कॉल करी थी कि हम एक विरोध अपना जताएंगे, क्योंकि कोरोना का इस समय दौर चल रहा है। तो कोरोना के दौर में डॉक्टर ने हड़ताल नहीं करी पर अपना एक विरोध कराई, अपनी वर्किंग में OPD अपनी जारी रखी, हर चीज जारी रखी, पर अपने हाथ में काली पट्टी बांध करके बाबा रामदेव के खिलाफ एक विरोध जारी करा। ये पूरे देश में देशव्यापी ये विरोध था, जिसमें हरिद्वार के अंदर भी जो IMA के जो एलोपैथ के जो जुड़े हुए जो सदस्य हैं, उन्होंने भी हरिद्वार के अंदर सबने इसमें विरोध करा। और जबकि OPD या जो दूसरी सेवाएं हैं उन्होंने चालू रखी, पर काली पट्टी बांध करके बाबा रामदेव का विरोध करा और मांग भी करी कि बाबा के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने जो बात करी, तो उन्होंने ये नहीं कि किसी पर्टिकुलर, ये सरकार को, जो सरकार जो IMA की या जो कोरोना की जो गाइडलाइन होती है वो सरकार जारी करती है, ICMR जो है वो गाइडलाइन जारी करती है, तो उसी को उन्होंने गलत ठहराया। तो ये एक बहुत बात है, जो सरकार के खिलाफ ही बाबा रामदेव बोले, ये ऐसा उन्होंने कहा और इसके लिए उन्होंने विरोध करा है। सुरभि। बिल्कुल मनीष, एलोपैथ के बयानबाजी के बाद पूरे देश के अंदर अब डॉक्टर्स के जो विरोध के स्वर हैं वो बुलंद होते जा रहे हैं। सामने से आके डॉक्टर अब प्रदर्शन भी कर रहे हैं, कार्रवाई को लेकर मांग कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके राज्य सरकार कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो क्या लगता है, अब जिस तरीके से देशव्यापी हड़ताल हुआ, देशव्यापी प्रदर्शन हुआ, आने वाले समय में स्थिति और बिगड़ सकती है? मनीष।
हाँ देखिए सुरभि, जिस तरीके से ये सारा विवाद गरमाया और इसके अंदर राजनीतिक सतह भी शुरू हो गया, कांग्रेस के जो लोग थे उन्होंने इंटरफेयर करना भी शुरू करा, इसके अंदर राजनीति भी करने की। उन्होंने भी यहाँ हरिद्वार के अंदर बाबा रामदेव की जो पतंजलि है उसके अंदर भी धरना दिया। पर जिस तरीके से अगर हम बात करें कि बाबा रामदेव जो आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं और काफी पुराने हैं, ये भी माना जाता है कि बीजेपी से छुपा नहीं है ये बात कि बीजेपी से भी इनके संपर्क बहुत अच्छे हैं। तो कहीं ना कहीं कार्रवाई करते हुए प्रशासन बच रहा है इस चीज को लेकर के, और कहीं ना कहीं बाबा रामदेव ने भी खुल के कहा भी है ये बात की कि चलो छोड़िए आयुर्वेदिक और एलोपैथिक को छोड़िए, मिलकर के कोरोना के लिए काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं देखते हैं जिस तरीके से आईएमए डटा पड़ा है कि उन्होंने एक तरह के अपमान करा है एलोपैथ का, तो उस पर डटे हुए हैं वो कि उस पर कार्रवाई चाहिए। पर ये देखना होगा कि आने वाले समय में सरकार कोई कार्रवाई करती है बाबा रामदेव के खिलाफ या कहीं ना कहीं एक ना एक समझौता आपस में हो जाए। तो मनीष, बातचीत करने के लिए और तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। नहीं है, क्योंकि कोरोना काल में हम लोग जनता की सेवा के लिए ही बने हैं। हमने प्रोफेशन ही इसलिए चूज़ किया है, सब लोग अपने काम पे हैं, लेकिन एजिटेटेड ज़रूर हैं। और ये जो ज़्यादा एजिटेशन है, जो हमारे विद्यार्थी लोग हैं, मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन है, बेसिकली ये उसकी कॉल थी। और इसमें सब लोग अपने काम पे हैं, लेकिन एजिटेटेड तो सर्व समाज ही है हमारे साथ। और ये स्वामी रामदेव के अनर्गल और बेतुकी बयानबाजी के विरोध में है ये, और उनके खिलाफ अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ है सरकार के द्वारा। इससे जो उन्होंने बार बार मखौल बनाया है लोगों का, बेसिकली ये तो सरकार का मखौल बनाया है, सरकार के प्रोटोकॉल का, सरकार की गाइडलाइन का, सरकार के डॉक्टर्स का। खबर हरिद्वार से, जहां प्रदेश सरकार ने कोविड कर्फ्यू का 1 सप्ताह के लिए बढ़ाने के निर्णय लेने के बाद दुकानदारों में आक्रोश देखा जा रहा है। 1 जून से बाजार खुलने की उम्मीद लगाए बैठे व्यापारियों की उम्मीदों को झटका लगने से नाराज व्यापारियों ने सरकार के खिलाफ ताली थाली शंख बजाकर विरोध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी भी की। व्यापारियों का कहना है कि सरकार व्यापारियों की सुध नहीं ले रही है। फिलहाल कोरोना संक्रमण के मामलों में काफी कमी भी आई है और ऐसे में कर्फ्यू में ढील देकर व्यापारियों को थोड़ी राहत सरकार को जरूर देनी चाहिए थी। हमने तो आज जो ये थाली बजाने का कार्यक्रम किया है, ये माननीय मोदी जी ने जिस प्रकार 2019 के अंदर जो है कोरोना के लिए लोगों को, जनता को जागरूक करने के लिए थालियां बजवाई थी, आज हमने व्यापारियों ने थालियां बजवाई हैं कि उत्तराखंड की सरकार को जगाने के लिए उत्तराखंड की सरकार जागे और हरिद्वार और पूरे उत्तरांचल प्रदेश के अंदर जो व्यापारियों की आज हालत है, जिस तरीके से आज हालत व्यापारियों की हो रही है और जो भविष्य व्यापारियों का चौपट है, उत्तराखंड सरकार को जगाने के लिए आज ये हमने कार्यक्रम थाली बजाने का किया है। अगर ये नहीं जागी तो हम इसके आगे भी और बड़ा आंदोलन और किसी भी रूप में हम ये आंदोलन कर सकते हैं और इसकी जो भविष्य में जो तय करेंगे वो हम प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ बैठ के सरकार का डंके से डंका बजाने का काम करेंगे, लेकिन हरिद्वार के बाजार को, उत्तराखंड के बाजार को अतिशीघ्र खुलवाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री जी का ध्यान जो है व्यापारियों की ओर भी जाए। आज हमने ये गांधीवादी तरीके से ये हमने प्रोग्राम रखा है और आगे भी हम इसी तरीके से अच्छे तरीके से मुख्यमंत्री का अगर हमारे ऊपर कोई भी अगर उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया, हम फिर अपने तरीके से गांधीवादी तरीके से ये विरोध करते रहेंगे। सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं, सरकार का ध्यान व्यापारियों की ओर करने के लिए ये आज हमने प्रोग्राम रखा है। तो खबर लालकुआं से, जहां प्रदेश भर में लचर स्वास्थ्य सेवाओं और महंगाई को लेकर कांग्रेस आंदोलित है। इसको लेकर ही कांग्रेस एससी विभाग के जिलाध्यक्ष इंद्रपाल आर ने भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा है कि प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा गई है। हालत यह है कि प्रदेश लगातार बढ़ती मौतों के आंकड़ों को रोक पाने में नाकाम रहा। उन्होंने ये भी कहा कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है, वेंटिलेटर नहीं है और लोगों को वैक्सीनेशन के लिए भी लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है, लेकिन बावजूद उसके लोगों का वैक्सीनेशन नहीं हो पाता है। उन्होंने सरकार पर पूरी तरीके से फेल होने का आरोप लगाया है। उनका कहना था कि सरकार पूरी तरीके से फेल हुई है।
देखिए, इस जो महंगाई बढ़ती महंगाई को देखते हुए हमारे जगह जगह इस सरकार को जताने का प्रयास भी कर रहे हैं कि महंगाई कम होनी चाहिए। आज जिस तरीके से देखो पेट्रोल और डीजल के दाम जो 50 थे आज दुगने होने लगे हैं, और जो सरसों का तेल था जो 60 रुपये में था, जो पिछले सरकार में जो हम कांग्रेस सरकार थी 14 में, तो आज इन्हें 7 साल में 200 कर दिया। दाल के दाम जो 70 थे आज इन्हें 170 के लगभग लिया है। बिल्कुल सारे जो रेट हैं इन्हें सब बढ़ा दिए हैं। बहुत ज़्यादा महंगाई खा रही है। और तो कोरोना की दूसरी लहर ने पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा दिया। हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई और इस बीच कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीनेशन भी किया गया। कोरोना वायरस से बचाव के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन अभी भी कुछ लोग वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे हैं। इसी को लेकर रुड़की एएसडीएम पूरन सिंह राणा ने नगरपालिका सभागार में कस्बे के जिम्मेदार व्यक्तियों के साथ बैठक की और साथ ही साथ एएसडीएम का कहना था कि वैक्सीनेशन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को आगे आना चाहिए और औरों को भी वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करना चाहिए, तब जाकर वैक्सीनेशन के लिए लोग जागरूक होंगे। उनका साफ तौर पर यहाँ पर यह भी कहना था कि तब तक हमारा देश महामारी से मुक्त नहीं होगा जब तक जिम्मेदार लोग आगे आकर लोगों को जागरूक ना करें। महामारी के इस दौर में धर्मगुरुओं को भी आगे आना चाहिए और समाज को कोरोना वायरस से बचने के लिए वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करना चाहिए। देखिए, कोविड के रिगार्डिंग जो वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है उसमें ग्रामीण स्तर पर जो हमारा 45% जो लोग हैं उसमें प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है और लोगों के मन में कुछ डाउट्स भी हैं। उसी के रिगार्डिंग आज रुड़की में भी और पिरान कलियर और मैंगलोर में जो हमारे धर्मगुरु है और मौलवी लोग हैं और अन्य जो समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं उनसे वार्ता की गई है। आग्रह किया गया है कि अपने समाज के सभी लोगों को वैक्सीनेशन के लिए मोटिवेट करें और जहाँ भी वैक्सीनेशन करवाया जाना है उसके लिए जगह इत्यादि उपलब्ध कराएँ ताकि वहाँ पर साइट वगैरह डेवलप की जा सके और जिससे कि हमारे जो सभी लोग हैं लगभग 45 है उनको सभी को हम लोग वैक्सीनेट कर सकें। तो खबर लालकुआं से, जहां कोतवाली प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार ने नेतृत्व के में एसओजी और लालकुआं पुलिस की संयुक्त टीम ने बेरी पड़ाव के खुरिया खत्ता क्षेत्र में छापेमार कार्रवाई की, जिसमें जुआ खेलते हुए 7 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से पुलिस ने 97,400 रुपए भी बरामद किए हैं। उक्त जुआरियों द्वारा जुआ खेलते समय बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं किया जा रहा था, जिसको लेकर ही उक्त जुआरियों पर महामारी अधिनियम के साथ साथ सार्वजनिक जुआ अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज कर लिया गया। देखिए, एक सूचना प्राप्त हुई थी कि बेरी पड़ाव में कुछ लोग जो है वहाँ पर अवैध जुआ खेल रहे हैं। इस सूचना पर हमारी जो एसओजी की टीम है और हमारी हल्दूचौड़ पुलिस ने मिल करके वहाँ पर कार्रवाई करी और उसमें 7 अभियुक्त गणों को हमने गिरफ्तार किया है और हमने जो है 97,400 रुपये उनके फड़ से जुआ खेलते हुए। देखिए, इनके द्वारा जो है वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं किया जा रहा था और जो कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जो बनाए हुए नियम है उनका पालन नहीं किया जा रहा था, उसके अंतर्गत भी इन पर कार्रवाई की गई। तो खबर लक्सर से, जहां सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज का लक्सर में आए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का 2 बार दौरा रद्द होने के पर कांग्रेस सेवा दल ने पलटवार किया है। कांग्रेस के सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष राजेश रस्तोगी ने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार के सभी मंत्री झूठ बोलने का काम करते हैं और जनता को बेवकूफ बनाने का ही काम कर रहे हैं। तो सतपाल महाराज का 2 बार लक्सर दौरा रद्द हो चुका है। लक्सर दौरा रद्द होने के बाद कांग्रेस सेवा दल की तरफ से बयानबाजी सामने आई है। सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष राजेश रस्तोगी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि सरकार के सभी मंत्री झूठ बोलने का काम करते हैं और जनता को बेवकूफ बनाने का काम सरकार के मंत्री द्वारा किया जाता है। सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज लक्सर आने वाले थे। किसान जो प्रभावित हुए हैं आपदा के दौरान उनसे बातचीत करने वाले थे, लेकिन ये दौरा उनका 2 बार रद्द हो चुका है। 2 बार दौरा रद्द होने के बाद ग्रामीणों में, किसानों में काफी आक्रोश भी देखने को मिला था।
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता गोविंद जुड़ गए हैं। गोविंद, सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज का इससे पहले भी 2 बार लक्सर दौरा रद्द हुआ, ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखने को मिला, लेकिन अब इन सब के बीच कांग्रेस सेवा दल की तरफ से पलटवार आया। कहना था कि प्रदेश के सभी मंत्री, सरकार के सभी मंत्री सिर्फ झूठ और बोलने का और जनता को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। और ज्यादा जानकारी बताएं गोविंद। बिल्कुल सुरभि, जिस तरह से सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज का लक्सर का 2 बार जो दौरा था वो निरस्त हुआ है। किन्हीं कारणों के चलते उनके जो निजी सचिव थे उन्होंने 2 बार अवगत करा, लेकिन इसी बीच जो है कांग्रेस ने जो है अब सरकार के ऊपर पलटवार भी किया है। कहीं ना कहीं जिस तरह से जो है बालावाली गंगा तट के जो टूट गया था 3 वर्ष से पहले जो टूट गया था, उसके कहीं ना कहीं बाद जो क्षेत्र था उसका दौरा करना था। कहीं ना कहीं जो ग्रामीण थे उनमें भी उत्साह था कि सरकार की तरफ से कुछ किसानों को कोई आर्थिक मदद मिल पाएगी, लेकिन जिस तरह से सरकार का रवैया रहा या जिस तरह कह सकते हैं कि सिंचाई मंत्री ने किन्हीं कारणों के चलते जो है अपना दौरा रद्द किया है, उससे जो है अब जो कांग्रेस सेवा दल है उसके जो प्रदेश अध्यक्ष है राजेश रस्तोगी ने पलटवार किया है और साफ कहा कि कहीं ना कहीं जो अनदेखी सरकार या फिर कोरोना काल से डर रही है, कहीं ना कहीं ये साफ कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जो है अब जो है टिप्पणी करते हुए किसानों के हित की बात की है। जी बिल्कुल बिल्कुल गोविंद, हमसे बातचीत के लिए और तमाम जानकारी के लिए बहरहाल आपका शुक्रिया। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मंत्री हैं वो लोगों से झूठ बोलते हैं, लोगों का बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं हरीश रावत की सरकार में गंगा जी पर बांध बनाया गया था कानपुर क्षेत्र लक्सर क्षेत्र को बचाने के लिए। 3 साल उस बांध को टूटे हुए हो गए, कट करके बह गया है। लगातार किसानों की काश्त की जमीन बह रही है, कट रही है। इन्होंने आकर के एक दिन भी ना निरीक्षण किया है ना उसको बनवाने का काम किया। तो लक्सर में व्यापार मंडल से जुड़े लक्सर के व्यापारियों ने कोरोना कर्फ्यू न खोलने सरकार के फैसले के खिलाफ नगर के एक मंदिर में उपवास और मौन रखा। बता दें आपको, इस दौरान व्यापारियों ने प्रदेश सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए भगवान से प्रार्थना भी की। साथ ही साथ व्यापारियों ने कर्फ्यू में ढील देने की मांग की है। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल कर्फ्यू में ढील देने की मांग को लेकर सरकार से लगातार अपनी आवाज उठा रहा है। संगठन से जुड़े कारोबार मंगलवार को इसे लेकर शांतिपूर्वक आंदोलन भी कर रहे हैं। पहले दिन उन्होंने दुकानों के सामने थाली बजाकर प्रदर्शन किया था और उसके बाद बुधवार को संगठन पदाधिकारियों और अन्य व्यापारियों ने सरकार को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना करते हुए नगर के एक मंदिर में उपवास और मौन रखा। उनका कहना था कि अर्थव्यवस्था को ढील दी गई। व्यापारी सरकार को हर साल जो हजारों करोड़ का टैक्स देते हैं उसी से सरकार तमाम विकास का कार्य करती है। कर्मचारियों को इससे तनख्वाह भी मिलती है, फिर भी सरकार के आदेश पर व्यापारी अपनी दुकानें बंद रखकर कोविड में सहयोग कर रहे हैं। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि कोरोना काल की अवधि में व्यापारियों के बिजली के बिल, जीएसटी, बैंकों के लिए गए ऋण और तमाम चीजों पर छूट दी जाए। आज जिले की तरफ से आधे घंटे का उपवास रखा गया है मंदिर में। मुख्यमंत्री जी को सद्बुद्धि दे और हमारा व्यापार चल सकें और व्यापारी अपना व्यापार खोल सकें। ये मुख्यमंत्री जी से मांग की है। बिजली के बिल और पानी के बिल और बच्चों के फीस के लिए जो व्यापारियों को दिक्कत आ रही है उसके लिए भगवान से प्रार्थना की है कि मुख्यमंत्री जी इस विषय पर अपना वो प्रकट करें। तो विकासनगर क्षेत्र को साफ रखने का अभियान शिक्षित युवाओं द्वारा चलाया जा रहा है। विकासनगर में लाइन जीवनगढ़ यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे फैली गंदगी साफ करने के साथ दीवार पर पेंटिंग कर पर्यावरण को साफ स्वच्छ रखने का संदेश भी दिया गया। ग्रामीण क्षेत्र में फैली गंदगी को देखकर युवा आगे आए। इस बारे में जब युवा टीम से पूछा गया तो उनका कहना था कि सरकार स्वच्छता के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन आज हालत भी जस की तस बनी हुई है। उनका मुख्य मकसद यही है कि जहां लोग गंदगी डाल रहे हैं उस जगह को साफ स्वच्छ कर वॉल पेंटिंग कर पर्यावरण को साफ रखा जाए। वॉल के ऊपर पेंटिंग करके यहां पर युवा पर्यावरण को साफ रखने की, स्वच्छ रखने की अपील करते हुए नजर आए। विकासनगर लाइन जीवनगढ़ में आप देख रहे हैं यहाँ पर जो हमारे यहाँ के शिक्षित
युवा हैं, इन्होंने जो है गंदगी के ऊपर एक बीड़ा उठाया है। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कितनी गंदगी होती थी। इन युवाओं ने जो है ये गंदगी सारा साफ कर और पेंटिंग के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और इन्हीं फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।